नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के एक जजमेंट में इस बात का वर्णन किया है कि इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के मामलों में सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स दे सकता है। तो क्या है यह इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज? इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स दिए जाने के क्या क्या आधार हैं। इसके विषय में मेरा अलग से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो डाइवोर्स दिए जाने के आधार हैं उनमें एक आधार है क्रूरता। समय समय पर नए नए कानून बनाए जाते रहे हैं और समाज में जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे कानून बनाए जाते हैं या उनको ध्यान में रखकर कानून में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के तौर पे 1976 से पहले हिंदू मैरिज एक्ट में क्रूरता डाइवोर्स का एक ग्राउंड नहीं था, एक आधार नहीं था कि जिसके कारण डाइवोर्स मिल सके। ये केवल सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन का एक आधार था, परंतु बाद में इसको 1976 के अमेंडमेंट से हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का एक ग्राउंड, एक आधार बनाया गया। पहले ये माना जाता था कि क्रूरता ऐसी होनी चाहिए कि वादी के दिमाग में युक्ति युक्त कारण होना चाहिए कि उसके साथ बुरा हुआ है और कारण भी ऐसा होना चाहिए कि उसको हार्म पहुंचा हो, नुकसान पहुंचा हो, जिस्मानी तौर पर, शारीरिक या मानसिक तौर पे गंभीर नुकसान पहुंचा हो। ऐसी क्रूरता होनी चाहिए। परंतु धीरे धीरे क्रूरता की परिभाषा विस्तृत होती गई और क्रूरता में शारीरिक क्रूरता के अतिरिक्त मानसिक क्रूरता, संवेगात्मक क्रूरता, आर्थिक क्रूरता और बहुत से बातें जोड़ती गई। ऐसा भी होने लगा कि जब किसी के साथ रहना मुश्किल हो जाए और इसका कारण क्रूरता हो, यानी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हो, तो ये एक डाइवोर्स के लिए कारण बनने लगा। लोग इसी कारण से डाइवोर्स का केस क्रूरता के आधार पर दाखिल करने लगे। क्रूरता का क्षेत्र विस्तृत होता गया और यही नहीं, क्रूरता में बहुत सी बातें शामिल होने लगी। ऐसा भी होने लगा कि जहां पर एक दूसरे की कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी, वो भी क्रूरता में शामिल होने लगी। वैसे तो क्रूरता की परिभाषा बहुत मुश्किल है और इसको परिभाषित करना और भी मुश्किल है। हो सकता है कोई किसी एक को थप्पड़ मार दे तो उसके लिए एक बहुत बड़ी क्रूरता का कारण हो, और ये भी हो सकता है किसी को रोज कोई पिटाई भी कर दे और वो कहे ही नहीं कि मेरे साथ क्रूरता हो रही है, क्योंकि उसके घर में वैसा ही होता रहा है, वैसा ही वो देखता रहा हो बचपन से, तो उसके लिए हो सकता है ये क्रूरता हो ही ना। तो इस तरह क्रूरता की परिभाषा व्यक्ति में अलग अलग होती है, परिवार से परिवार में अलग अलग हो सकती है, समाज में अलग तरह की हो सकती है। इसकी कोई एक परिभाषा है ही नहीं। किसी एक परिभाषा के अंतर्गत क्रूरता को बांधना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार बहुत से परिस्थितियों में ऐसा होने लगा कि जब पति पत्नी आपस में साथ नहीं रहते थे और एक दूसरे पर केस कर देते थे, तो मामला आगे आते आते सुप्रीम कोर्ट तक आया। बहुत से मामलों में ऐसा हुआ कि पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने केस दाखिल किया, पति या पत्नी ने, जब उसको डाइवोर्स नहीं मिला किसी भी कारण से, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस विषय पर गंभीरता से सोचा और इसको देखा कि अगर व्यक्ति अलग अलग रह रहे हैं, दो व्यक्ति अलग अलग, यानी स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और उनके साथ रहने की कोई भी संभावना नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ऐसे विवाह को जारी रखने का कोई लाभ नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मामलों में डाइवोर्स दिया। और यही कारण है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह के मामलों में डाइवोर्स दिया तो एक मुद्दा उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी को इस प्रकार डाइवोर्स दे सकती है। उस मुद्दे के उठने पर मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस विषय को गंभीरता से लिया और सारे तथ्यों को समझने के बाद, विभिन्न जजमेंट्स को देखने के बाद इस निर्णय पर पहुंची कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थितियों में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स दे सकती है। और अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, यानी कि शादी पूरी तरह टूट चुकी है, उसके जुड़ने की कोई संभावना नहीं है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स दे सकती है। यद्यपि ये ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इस आधार पर डाइवोर्स दे सकती है। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स दे सकती है तो क्या और लोग जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आए हैं या जिनका विवाद नीचे की कोर्ट में चल रहा है, क्या वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं? तो यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि अगर कोई पति या पत्नी है जो डाइवोर्स चाहते हैं और उनका मामला किसी और कोर्ट में चल रहा है, तो वो इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए उनका मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तभी उस पर विचार किया जाएगा। हो सकता है तब उनको इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर, शादी टूट जाने के ग्राउंड पर, इस आधार पर डाइवोर्स मिल जाए। परंतु जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। अब यहाँ आपको मैं एक ये भी बात बता दूं कि ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के आगे विचाराधीन है। क्या हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम में इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एज ए ग्राउंड, एक डाइवोर्स देने का आधार माना जा सकता है या माना जाना चाहिए? ये मुद्दा विचाराधीन है। ये मुद्दा इसलिए भी विचाराधीन है और इसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगी आगे कुछ समय आने पर कि ये हमारा जो लॉ कमीशन है उसने इसको रिकमेंड किया है कि ये ग्राउंड जो है इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, ये हिंदू विवाह अधिनियम में डाइवोर्स का एक ग्राउंड बनाया जाना चाहिए। परंतु अभी तक इसको एक ग्राउंड नहीं बनाया गया है। ये हमारे जो लेजिस्लेचर है उसने ऐसा नहीं किया है, जिस कारण ये ग्राउंड अभी तक नहीं बना है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष मामलों में अपना विशेषाधिकार प्रयोग करके इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स देना उचित लगा। और यहाँ एक चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कहीं भी कभी भी जब समाज में परिवर्तन होता है, समय की आवश्यकता होती है, तब हमें अपने कानूनों में भी परिवर्तन लाना पड़ता है या कानून में संशोधन करना पड़ता है। तो आज एक ऐसा समय आ चुका है कि अब इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को डाइवोर्स का एक आधार बनाया जाना चाहिए और जल्दी ही इसको हिंदू मैरिज एक्ट में और अन्य जो अधिनियम है उनमें शामिल किया जाना चाहिए। यही नहीं, इसके अतिरिक्त एक दो और मुद्दे भी हैं जिनको भी हम डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए आधार बना सकते हैं। जैसे इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ही नहीं, यहाँ पे नॉन कंपैटिबिलिटी का इशू है, वो भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। आज विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें जहाँ पति और पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो वो अदालत में जाते हैं, कोई एक पक्ष जाता है तो अदालत उन दोनों की बातें सुनती है
और सुनने के बाद कोशिश करती है कि समझौता हो जाए। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझौता नहीं होता है तो वो पति पत्नी के बीच में क्या मुद्दे हैं उनके अंदर घुस के, उनके घर की चार दीवारी के अंदर के मुद्दों को नहीं देखती। वो सिर्फ उनको 6 महीने का या कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा अधिक समय देती है। इस समय के अंतर्गत या तो आप अपने जो मुद्दे हैं उनको सुलझा लें, जो अपने मन मुटाव हैं उनको सुलझा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाता है। तो जितने हमारे देश में इस समय डाइवोर्स के केसेस पेंडिंग हैं, उनको देखते हुए ऐसा समय अब आ गया है कि आज हमें हिंदू मैरिज एक्ट में अन्य ग्राउंड्स को शामिल करना चाहिए डाइवोर्स देने के लिए। इरिटेबल ब्रेकडाउन और इसके अतिरिक्त अन्य ग्राउंड जैसे नॉन कंपैटिबिलिटी, ये सब भी शामिल किए जाने चाहिए। जब इनको शामिल करेंगे तभी आगे और लोग जो डाइवोर्स चाहते हैं उनको डाइवोर्स मिल सकता है। और इस विषय पर कई लोग ये भी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो लोग बहुत डाइवोर्स लेंगे। लेकिन सोचने की बात यहाँ ये है कि यदि डाइवोर्स हो रहे हैं, उनका कारण उपलब्ध है और कोर्ट में केसेस बढ़ रहे हैं, तो डाइवोर्स देना ही उसका एकमात्र जो उपाय है। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि इतने केसेस को अगर कोर्ट हैंडल करेगी तो कोर्ट को कई सदियां लग जाएंगी, कई डिकेड्स लग जाएंगे कि ये मामले सुलझा सकें। और अगर मामला किसी भी पति या पत्नी का मामला सुलझाते सुलझाते अगर तब सुलझता है जब उसकी विवाह योग्य ना तो उम्र रह जाती है, ना वो विवाह का आनंद ले सकता है, तो उसका क्या लाभ। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी मामला हो पति या पत्नी का, 6 महीने के अंदर सुलझाया जाना चाहिए। और 6 महीने में अगर ये नहीं सुलझता है तो कोर्ट को डाइवोर्स दे देना चाहिए। हाँ, अगर कहीं मेंटेनेंस का मुद्दा हो या कस्टडी ऑफ चाइल्ड का मुद्दा हो तो उस पर कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है और देना चाहिए। परंतु इस कारण से कि पति पत्नी में नहीं बन रही है और वो अब चाहते भी नहीं है कि साथ रहें, मामले को लटकाना कोई भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है और ना ही ये हमारे सिस्टम के लिए सही है। और दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है कि एक निश्चित समय दिया जाता है जिसके अंतर्गत आपको अपना जवाब देना होता है, अपनी बात रखनी होती है और उसके अंतर्गत ही कोर्ट अपना फैसला भी दे देती है। परंतु हमारे यहाँ कोई समय सीमा नहीं है, ना तो मेंटेनेंस देने की है, ना इंटरिम मेंटेनेंस, ना कस्टडी की है और ना ही डाइवोर्स की है। आज भी ऐसे केसेस हैं जो पीछे 10-10 साल से, 15-15 साल से, कुछ केसेस 20-20 साल से चल रहे हैं। अब आप बताएं, अगर किसी का विवाह 25 या 30 साल की उम्र में हुआ है और 20 साल उसको कोर्ट में लग गए, तो 50 साल या 55 साल की उम्र में वो क्या करेगा? क्या वो दूसरा विवाह करेगा? क्या उसको अब विवाह का वो सुख मिल सकता है जो वो उस उम्र में मिलता, जो कि जब वो युवा था और जब उसकी उम्र थी और वो डाइवोर्स लेकर दोबारा विवाह करता या जीवन के बारे में फिर सोचता? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें या मुझे व्हाट्सएप से भेजें। बेहतर होगा आप जो भी सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम आपके विचारों पर किसी समय फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।